हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बी ट्रिकी। दोस्तों, आज हम राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, जिसका कि अनुच्छेद 55 में उल्लेख किया गया है, के बारे में जानेंगे। तो अनुच्छेद 55 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाएगा। इसमें से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के ऊपर मैंने पूर्व में एक वीडियो बनाई थी, जो कि काफ़ी विस्तार से इसके बारे में बताया गया है, समझाया गया है। उस वीडियो में जाकर आप इसके बारे में एक जो समझ बना सकते हैं। इस वीडियो में हम मुख्य तौर पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये तो पता चल ही चुका है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग करता है। तो जो भी सांसद विधायक होते हैं, निर्वाचित होकर जो आते हैं, वो भाग करते हैं। उनके मतों का एक मूल्य होता है। लेकिन इन राष्ट्रपति का जो मत दिया जाता है ना, ये सदस्य जो मत करते हैं, ये आम तरीके से नहीं करते हैं, जैसे कि हम और आप करते हैं कि हमने किसी एक कैंडिडेट को अपना मत दे दिया और हमारा मतदान हो गया। इसको समझने के लिए ना, अगर मैं बताऊंगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको समझाने के लिए मैं ना एक उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे कि मान लो राष्ट्रपति पद के लिए 5 उम्मीदवार खड़े हुए हैं। कितने? 5। और मतदान करने वाले हैं 100 लोग। तो उन 100 लोगों को एक बैलेट पेपर दिया जाएगा। उनको जो है एक बैलेट पेपर इशू किया जाएगा। उसमें इन पांचों के नाम होंगे। जैसे मान लो 5 कैंडिडेट A, B, C, D, E हैं, तो इस बैलेट में पांचों के नाम होंगे A, B, C, D, E। और ये 100 कैंडिडेट सबको यही मिलेगा। मान लो उन जो मतदान करने वाले हैं सदस्य, उनमें से एक मैं हूँ, तो मेरे पास भी इस तरीके का एक बैलेट पेपर आया है, या आप हैं। तो हम इन पांचों को ही वोट करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर ठप्पा लगाया और बैलेट पेपर डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। इन पांचों पर ही मत करना है, लेकिन वरीयता के अनुसार। मान लो हम जो हैं, मैं A को 1 नंबर पर रखता हूँ। इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने कभी अपने एग्ज़ाम के लिए सेंटर डाला हो, तो उसमें वरीयता मांगी जाती है। तो कुछ लोग जो है दिल्ली को प्रथम वरीयता देते हैं, गाज़ियाबाद को दूसरी, मथुरा को तीसरी, लखनऊ को चौथी, या चंडीगढ़ को 5वीं, इस तरीके से करके वरीयता देते हैं कि अगर हमारा सेंटर पड़े तो पहले नंबर पर हमारा ये ऑप्शन है, दूसरे पर ये खुला, तीसरे पर ये। ठीक, अगर यहाँ पर सेंटर ना पड़ा हो तो दूसरे नंबर वाली वरीयता पर जाए। इसको भी हम इसी तरीके से देख सकते हैं कि अगर हमने 1 नंबर पे A को रखा है, तो हमसे दूसरा ऑप्शन मांगा जाता है कि अगर 1 नहीं चुना जाता तो कौन हो। तो हमने मान लो E को दूसरे नंबर पे रखा है, B को तीसरे पे, D को चौथे पे, C को 5वें पे। ये हमारी जो है ये काउंट होगा। ऐसे ही 100 लोगों ने अपने अपने बैलेट पेपर में जो है इसी तरीके से क्रम लगा दिया होगा, वरीयता दे दी होगी। तो हम देखेंगे कि कितने लोगों ने A को 1 नंबर पर वरीयता दी है। तो मान लो 100 में से 30 लोगों ने A को 1 नंबर पर वरीयता दी है। कितने लोगों ने B को 1 नंबर पर वरीयता दी है? भाई हमने 3 पर दी है, लेकिन मान लो 20 लोगों ने B को 1 नंबर पर वरीयता दी है। C को हमने 5वें नंबर पर रखा था, लेकिन 10 लोगों ने C को भी प्रथम वरीयता दी है। D को हमने 4 नंबर दिया है, लेकिन D को 15 लोगों ने प्रथम वरीयता दी है, और A को 25 लोगों ने प्रथम वरीयता दी है। मतलब जो 100 मत बैलेट पेपर बटे हैं 100 सदस्यों को, तो उन्होंने इस तरीके से कि 30 लोगों ने A को 1 नंबर पर इस तरीके से दिया है। अगर ये तो हो गई प्रथम वरीयता, जिसमें मैक्सिमम जो है A को मिले हैं 30 वोट। अगर इस प्रथम वरीयता में किसी को 100 के आधे 50, 50 से एक ज़्यादा 51, मान लो जो है E को 55 मत मिल जाते प्रथम वरीयता में, तो E ही राष्ट्रपति बन जाता। लेकिन इसमें किसी को भी आधे से अधिक वोट नहीं मिले, सबको आधे से कम ही मिले हैं। सबसे ज़्यादा A है 30, जो कि आधे से कम है। तो इस वरीयता में, प्रथम वरीयता में, कोई भी राष्ट्रपति पद के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाएगा, नहीं बन पाएगा। उसके लिए कम से कम आधे से ज़्यादा वोट होने चाहिए। तब हम सेकंड राउंड की कैलकुलेशन करते हैं, और इसमें जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो जिसको सबसे कम मत मिले हैं प्रथम राउंड में, उसको हटा देते हैं।
इस तरीके से देखा जाए तो जो है सी के मत जो हैं जो 10 थे वो हटा दिए जाएंगे। और सेकंड राउंड में देखेंगे किसने द्वितीय वरीयता में किसको कितने वोट मिले हैं। अब 100 में से 25 लोगों ने द्वितीय नंबर पर ए का नाम दिया है। ठीक, जैसे हमने द्वितीय वरीयता के लिए ई को दिया था दूसरा नंबर, तो ई को ऐसे 4 लोगों ने ही दिया है बस 2 नंबर पे। डी को 46 लोगों ने द्वितीय वरीयता दी है। भले ही 15 लोगों ने कहा था ये राष्ट्रपति बने 1 नंबर पर, लेकिन सेकंड चॉइस अगर कहें तो 46 लोगों की डी थी। सी की 15 लोग चुने हुए थे और जो बी की चॉइस थी वो 10 लोगों की थी मात्र। तो अगर हम सेकंड राउंड में देखें सबसे आगे डी निकल के आता है 46, लेकिन ये मतगणना नहीं होगी इस तरीके से। जो सी है, सी के पास 10 थे जिसने इसको फर्स्ट नंबर पे प्रायोरिटी दी है। जो इसके 10 बैलेट पेपर होंगे इसमें सेकंड नंबर पे भी कोई ना कोई प्रायोरिटी पर होगा। मान लो ए को 3 लोग, बी को 1 ने सेकंड नंबर पर रखा है। बात हो रही है 10 बैलेट पेपर की जिसमें सी फर्स्ट पर है, उसमें सेकंड नंबर पे कौन कौन है। तो मान लो जो है ए 3 ए को मिले हैं, 1 बी को मिला है, सी तो फर्स्ट नंबर पर है ही, इसको तो मिलेगा नहीं। और जो डी है 6 डी को मिल गए और दूसरे नंबर पर जो है ई को किसी ने रखा ही नहीं है, ई को किसी ने नहीं रखा। तो ये जो इसके सेकंड नंबर के वोट हैं, सी को फर्स्ट नंबर पर 10 ने रखा था, इसी बैलेट में जो सेकंड नंबर होगा तो इन 10 में से किसी ने 3 लोगों ने ए को रखा है, तो इसके 25 + 3 ये इसमें काउंट हो जाएगा। सी के जो 10 थे, 10 में से बी को कितने मिले सेकंड राउंड में 1, तो सेकंड जो प्रायोरिटी है डी के लिए 6 है तो इसमें 6 जुड़ जाएगा और ई के लिए 1 है। तो अब जब नए मत बने और उनकी गिनती हुई तो जो बी ए है, ए के हो गए टोटल 28, ए के कितने हो गए 28, बी के हैं 11, सी तो कैंसिल ही हो गया है, डी के हो गए 51 और ई के हो गए 5। तो हम देखते हैं जो हमने सेकंड राउंड की गिनती की उसमें वैसे 46 मिले हैं डी को लेकिन जब सी के जो सेकंड राउंड वाले थे वो जुड़ने के बाद इसके 51 हो गए हैं। इस हिसाब से हम कह सकते हैं डी हमारा चुनाव जीत जाएगा और ये हमारा जो है प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति में इस तरीके से चुनाव होता है। अगर आपको ये समझ में आया हो तो अच्छी बात है, अगर ना आया हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं इसको और डिटेल में भी समझा सकता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई कमेंट करना हो कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।